इलोंगेशन होती है। ये तो बहुत ओवर सिंप्लीफाई हो गया। रुक जाओ, सोनाक्षी आप बताओगे क्या हो रहा था ट्रिपल रिस्पॉन्स के अंदर? यस सर। हम्म, सर ट्रिपल रिस्पॉन्स में 3 चीजें होती है सर। पहली उसकी सीडलिंग जो होता है उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, और उसके बाद हम्म, जो उसका लीफ का बेस होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और हम्म। एपिकल हुक बन जाता है उसके आगे। Okay, right. So these are the three things I'm finding happening over there, and that's my triple response controlled by my ethylene. So ethylene मेरा वहाँ पे ट्रिपल रिस्पॉन्स को यहाँ पे मेरा वो कंट्रोल कर लेगा। बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ what kind of impact ethylene will have on the rice plant? Raise your hand to answer this. आपका ethylene का किस टाइप का इम्पैक्ट यहाँ पे होगा आपके राइस प्लांट के ऊपर? So what kind of impact ethylene will have on the rice plant? या क्या इम्पैक्ट वहाँ पे वो क्रिएट करता है? बताओ अल्ताफ, अल्ताफ क्या आंसर होगा इसका? इंटरनोड इलोंगेशन इन राइस प्लांट। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? इरम। Yes, internode elongation is something I'll be finding which will be happening in the rice plant. वो आपको करेगा आप यहाँ पे ethylene. True, ठीक है. Tell me why my abscisic acid is called as my stress hormone. और क्या क्या करता है वो आपके बॉडी के अंदर? What are the things your ABA is going to do in the plant? Raise your hand to answer this. Your ABA जो आपको यहाँ पे होता है, why it has been called as my stress hormone and what kind of role it will play inside the plant. So ठीक है, हर्षा आप बताइए. और एब्सिसिक एसिड प्लांट्स को एडवर्स कंडीशंस में सपोर्ट करता है, जैसे लैक ऑफ वाटर होगा तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है इसमें, और हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी पे। ठीक है, ये आके अपना काम करें। तो एक तो उसने कर लिया क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और क्या करेगा आपके यहाँ पे? व्हाट एल्स इट विल डू? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बेसिकली एबी आपके प्लांट के अंदर क्या करे? हाउ व्हाई इट इज बीन कॉल्ड एज माय स्ट्रेस हार्मोन। तो एक तो आपने बताया कि वो आपका स्टोमेटा क्लोज करेगा, दैट्स वन थिंग, दैट्स ट्रू। बाकी और चीजें यहाँ पे क्या कर रहा है? यू डोंट हैव टू टेल मी अदर ऑल द रोल्स, यू जस्ट हैव टू टेल मी द द सीड जर्मिनेशन। गुड इवनिंग सर। प्रमोट रूट ग्रोथ। प्रमोट रूट ग्रोथ, बिल्कुल आपका रूट ग्रोथ को आपके यहाँ पे प्रमोट करेगा, बिल्कुल सी बात है। आपके यहाँ पे स्टोमेटा बंद कराएगा। इसके साथ साथ इट विल ऑल्सो इनहिबिट द शूट ग्रोथ, आपके शूट के आपको इनहिबिट करेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दीज आर द थ्री थिंग्स यू कैन फाइंड डन बाय माय एबीए, एंड एबीए विल बी कंप्लीटली अपोजिट टू द वर्क ऑफ माय गिबरेलिक एसिड। गिबरेलिन से इसका रोल आपके यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपका अपोजिट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है अबाउट माय एबीए, एंड याद रखना जनरली आपका एब्सेशन और सीनेसेंस को यहाँ पे प्रमोट करेगा। दैट इज व्हाट माय एबीए इज ऑलवेज बीन नोन फॉर, इट विल प्रमोट माय एब्सेशन। ठीक है, सो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया था। दीज आर द थिंग्स यू आर ऑल फेमिलियर विद। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद समथिंग न्यू। या भूमिका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। All right. So these are the few things we have seen in terms of ethylene and ABA. इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अंदर आगे बढ़ते हैं। So we know few things. You know the wrapping of fruit, आप ये जानते हो कि wrapping of fruit आपको यहाँ पे ethylene आपको यहाँ पे करके देगा। We have seen how the internode elongation will be happening in the rice plant. ये भी आपको ethylene यहाँ पे करके देता है। प्रमोट करता है आपका senescence को, रेप्सिशन को। रिमूव करता है आपका बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी। ethylene याद रखना, सीड डॉर्मेंसी को रिमूव करेगा। So it is also going to impact the flowering in the pineapple along with the oxygen. ठीक है, ट्रिपल रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे देखा था कि तीन चीजें आपके यहाँ पे ethylene कर रहा है आपका, हुक फॉर्मेशन, एम्पेल हुक फॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन द सीडलिंग एंड द स्वेलिंग एट द बेस। ये तीन चीजें आपके यहाँ पे कर रहा होता है। राइस प्लांट में इंटरनल इलॉन्गेशन एंड देन द एपिनेस्टी। अगर आपका फ्लडेड एरिया हो, फ्लडेड एरिया के अंदर आई विल फाइंड द लीव्स विल बेंड टुवर्ड्स द सॉइल और टुवर्ड्स द ग्राउंड, और ये आपका किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द इथिलीन अगेन। सो इथेफॉन याद रखना कि इट इज बीन यूज्ड इन द प्लांट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर for making your fruits ripe quickly. Okay. Then ये हमने यहाँ पे देख लिया। These are the questions we have solved. ABA में यहाँ पे क्लियर है। ABA का इवन यहाँ पे नाम होता है डॉर्मेंट, बिकॉज ये आपके डॉर्मेंट्स को प्रमोट करता है। We have seen how it is going to be helpful कि मेरा प्लांट अपना सर्वाइव कर जाए स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर। कम पानी, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, ऐसी कंडीशन में आपका ABA आएगा और इस चीज का ध्यान रखता है कि आपका प्लांट वहां पे सर्वाइव कर जाए। अगर सीड जर्मिनेट करने के लिए आपकी कंडीशन सुटेबल नहीं है, देन आपका सीड रहेगा वहां पे डॉर्मेंट, एंड दैट डॉर्मेंसी ऑफ द सीड इज मेंटेन बाय माय एबीए। तो याद रखना, लैक ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, प्रमोट रूट ग्रोथ, इनहिबिट रूट फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको एबीए आपको यहाँ पे करके देगा अलॉन्ग विद
It promotes my seed dormancy and bud dormancy. ABA and gibberellic acid are completely opposite to each other, so they are going to be your antagonists to each other. So that's one thing you have to know. So ये हमने यहाँ पे कर लिया. Now let's talk about something in terms of your roots. By the way, आपके साथ मैंने आंसर की शेयर कर दिया, so ग्रुप में आप चेक कर सकते हैं. I've shared the answer key of the assignment. So please have a look at the answer key and check कितना आपके यहाँ पे सही, कितना आपके यहाँ पे गलत. So here we have growth as a term which you'll understand over. ये simple term है and it's not that difficult to be understood. So development is a sum of two process, growth and differentiation. ये दो इवेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी वजह से आपके यहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो पाता है. अब जब भी आप प्लांट की बात करते हो तो प्लांट में रखना, प्लांट के अंदर यू विल ऑलवेज हैव द ग्रोथ इज गोइंग टू बी अनलिमिटेड. सो इन प्लांट के अंदर यू विल गेट टू सी. Iram has a question, we haven't even started yet. But I think we have explained this yesterday itself, no beta? कि malting is a process in which you will find gibberellin is getting involved. और malting आपका generally जो process होता है वो किया जाता है when you make some kind of your beverages and alcoholic drinks. उस दौरान आप करते क्या? You collect all the seeds. Basically कुछ drinks बनाने के लिए आपको seeds की जरूरत होती है. And those seeds undergo a number of events, number of उनके chain of reaction उनके ऊपर किए जाते हैं इंडस्ट्री बेसिस के ऊपर. एंड एक स्टेप उसमें से होता है आपका माल्टिंग. अब माल्टिंग में स्पेसिफिकली क्या होता है हम डिटेल में नहीं सीखते हैं, बट ड्यूरिंग द माल्टिंग यू शुड नो दैट ड्यूरिंग द माल्टिंग यू विल फाइंड कि आपको सीड को वहां पे जर्मिनेट कराना पड़ता है, और वो जर्मिनेट कराने के लिए आई बी यूजिंग माय गिबरेलिन वहां पे. ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो. समथिंग दिस आई थिंक थर्ड टाइम आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, सो यू प्लीज नो व्हाट इज द माल्टिंग इज गोइंग टू बी. यू डोंट हैव टू नो कि पूरा माल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, यू जस्ट हैव टू नो कि इट इज अ प्रोसेस जो जनरली क्या कहते हैं इन द ब्रेवरी और अल्कोहलिक ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर. So growth is something which is always going to be unlimited in plants. Growth आपकी हमेशा आपकी unlimited आपको plants में मिलेगी देखने के लिए. आपको भी नोटिस करना plants की growth होती रहती है, उनके stems, roots grow करते रहते हैं all the time. They'll just keep on growing over there, right? एक growth आपकी रहती है unlimited and that is only peculiar to your plants. Plants में आपको मिलेगी आपकी growth unlimited, बाकी animals में आपकी growth limited ही आपको मिलती है देखने के लिए. ये टर्म लाइक माय डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब आपका ये होता है कि एक सेल ने एक पर्टिकुलर रोल गेन कर लिया और अब वो काम करेगा थ्रू आउट द लाइफ. सो व्हेन आई से डिफरेंशिएशन, सो अज्यूम दैट आई हैव अ सेल, ओवर हियर. अब जो आपका यहाँ पे सेल होगा, द सेल विच विल बी हैपनिंग इन दिस. अब जो सेल आपका यहाँ पे होता है, सो व्हाट दिस सेल विल बी डूइंग इन दिस. ये आपका सेल आपका यहाँ पे क्या करेगा? तो ये जो आपके यहाँ पे सेल होगा, अभी इसका कोई काम नहीं है. अज्यूम दैट कि जो मेरा सेल इसका कोई पर्टिकुलर काम नहीं है. This is my, रोशन आपका माइक ऑन है. So this cell is my meristematic cell. This is my meristematic cell. अब कुछ चीजें आप यहाँ पे याद रखिए. आपके प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स मिलते हैं एंड दो सेल्स यू विल हैव प्लांट के कुछ आपको यहाँ पे सेल्स मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे. एंड दो सेल्स जो आपके प्लांट्स के आप प्लांट के अंदर आपको मिलते हैं देखने के लिए, दीज आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स. और ये सेल्स जो होते हैं दे हैव अ पोटेंशियल टू डिवाइड ऑल द टाइम. ये आपके वो सेल्स होते हैं जिनका काम होता है डिवाइड करना और सेल्स बनाना. ठीक है, इनका कोई पर्टिकुलर रोल यहाँ पे नहीं होता. तो ये जो सेल आपके सामने बना के रखा हुआ है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल, तो इसका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है. इट हैज अ पोटेंशियल टू ऐड न्यू सेल्स ऑल द टाइम. इसके पहले कि हमेशा नए सेल बनाते रहेगा, और वो जो नए सेल बनाए जाएंगे उन सेल्स में से आप कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू आप वहां पे बना सकते हो. सो मेरिस्टेमेटिक सेल जो आपके सामने यहाँ पे डिवाइड करेगा, ये कुछ सेल आपको बना के देगा. इट विल मेक सम सेल्स, और जब आपको ये सेल बन के मिलेंगे, व्हेन यू विल फाइंड दिस सेल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, इन सेल्स का कोई पर्टिकुलर वहां पे फंक्शन होगा. दिस सेल विल हैव सम काइंड ऑफ फंक्शन. सो मेरिस्टेमेटिक सेल ने क्या किया, कुछ ऐसे सेल आपको यहाँ पे बना के दिए, एंड दो सेल्स विल हैव सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन. तो आप ये मान लो कि मेरिस्टेमेटिक सेल मुझे कुछ यहाँ पे सेल बना के दिए, एंड जो सेल यहाँ पे बना के आपको मिले यहाँ पे, दे आर माय पेरेन्काइमा. आपने ये नाम सुना होगा, बचपन में भी आपने सुना होगा, और आप जब पढ़ते हो अपना एनाटॉमी वाला चैप्टर तब भी आपने ये नाम सुना होगा. तो यहाँ पे आपको पेरेन्काइमा वाले सेल आपके बन चुके हैं. सो पेरेन्काइमा अगर मेरे यहाँ पे सेल बन चुके हैं, दे विल हैव अ स्पेसिफिक रोल. याद रखना, दिस पेरेन्काइमा सेल विल ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक रोल. पेरेन्काइमा का जनरली काम होता है आपका स्टोरेज करना, राइट? दैट इज व्हाट द पेरेन्काइमा इज नोन फॉर. दे आर नोन फॉर स्टोरेज एंड सिक्रीशन. तो अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कुछ सेल बन चुके हैं एंड दे आर माय पेरेन्काइमेटस सेल, सो दे विल हैव अ रोल. क्या है इनका रोल यहाँ पे? दे विल हैव अ रोल ऑफ माय स्टोरेज, दे विल हैव अ रोल ऑफ माय सिक्रीशन. तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे आपका हुआ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मतलब कि आपके कुछ सेल्स ने एक रोल गेन कर लिया, अब वो रोल वो करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन. तो ये नाम से आप वाकिफ हो जाओ.
क्योंकि ये नाम आपके सामने सिर्फ 11th में नहीं 12th में भी वापस आएगा. सो यू शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट डिफरेंशिएशन एक्चुअली मीन्स. आपके कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, कुछ सेल बना के दिए आपको यहाँ पे, एंड दोस सेल्स हैव रीगेन द सम काइंड ऑफ फंक्शन टू डू द रोल थ्रू आउट द लाइफ. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएशन. तो पेरेन्काइमल सेल फॉर्मेशन को हम कह सकें कि यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है, बिकॉज दिस सेल्स हैव सम काइंड ऑफ रोल. ऐसे ही आप मान लो कि आपने कुछ और सेल बना लिए, कुछ और सेल आपने बना लिया, एंड दोज आर माय स्क्लेरेन्काइमा. तो आपने लंबे लंबे से यहाँ पे आपका कुछ सेल बना दिया, दोज आर माय स्क्लेरेन्काइमस सेल्स. सो आपने यहाँ पे कुछ सेल बना लिया, एंड दोज आर माय स्क्लेरेन्काइमा. तो अगर आपने यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा नाम के अगर आपने यहाँ पे सेल्स बना लिए, सो यू शुड नो दैट कि जो मेरे सेल्स यहाँ पे बने हैं, दे विल आल्सो हैव सम स्पेसिफिक रोल. जैसे स्क्लेरेन्काइमा का जनरली रोल होता है आपके यहाँ पे टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ. इनका जनरली आपके यहाँ पे रोल होता है टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. सो इनका काम यहाँ पे रहेगा टू प्रोवाइड योर मैकेनिकल सपोर्ट. प्रोवाइड करने का इनका यहाँ पे काम हो जाता है. सो व्हेन आई से दे विल प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट, तो समझ इनका एक पर्टिकुलर रोल है इनका. एंड जब इनको इनका रोल मिल गया, सो आई कैन से दे हैव गॉन डिफरेंशिएशन, दे हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि एक आपका पर्टिकुलर रोल गेन करना, एंड नाउ दैट सेल विल डू इट्स जॉब थ्रू आउट इट लाइफ. वो पूरी लाइफ के अंदर एक सर्टेन जॉब अपना वहां पे कवर करेगा. सो प्लांट के अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट इज अ सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. मैं कह सकता हूं कि अभी आप लोग जो है, अभी आप लाइक 16 साल के हो, आप अभी 16-17 साल के, यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर फंक्शन ना, यू डोंट हैव पर्टिकुलर रोल राइट नाउ. बट आज से 6 साल के बाद या 5 साल के बाद व्हाट विल गेट टू सी दैट विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ वर्क. आप में से कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा, आप में से कोई इकोलॉजिस्ट होगा, आप में से कोई डॉक्टर होगा, कोई डेंटिस्ट होगा, राइट? सो यू हैव अ वेल डिफाइंड रोल. सो आई विल से दैट माय स्टूडेंट्स हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन. लेकिन अभी तो आप यू आर द सेल्स व्हिच कैन बी एनीथिंग. आप कुछ भी बना सकते हो, यहाँ से कुछ भी बन सकते हो आप यहाँ पे. तो जो सेल्स होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता, उनके लिए हम एक नाम यूज करते हैं, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज माय undifferentiated cells. Undifferentiated cells. तो जिन सेल्स का कोई पर्टिकुलर काम नहीं होता, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. इनका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है. तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि मेसोमेटिक सेल्स क्या होता है, राइट? कोलेनकाइमा में करता है, मैं वो भी बेटा वो भी करता है. कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा बोथ विल हैव अ रोल इन द मैकेनिकल सपोर्ट. सो योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विल बी मेसोमेटिक cells. So mesometic cells are the example of my undifferentiated cells. ठीक है, तो ये चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखो. So the development of the mature plant from the zygote follows a precise and highly ordered succession of events. जब आपका zygote में से आपका प्लांट बनता है तो वो बहुत like defined तरीके से आपको बनाया जाता है. So zygote में से हर एक सेल को मालूम होता है कि उसे क्या बनाना है. That's what they have mentioned. Some factors govern and control this developmental process. These factors are both intrinsic and external factor. तो आपकी जो ग्रोथ हो रही होती है प्लांट के अंदर, राइट, आपकी जो ग्रोथ हो रही होती है आपके प्लांट के अंदर, दैट इज कंट्रोल बाय इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर आपके यहाँ पे. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके कई सारे इंटरनल फैक्टर्स भी कंट्रोल करते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी आपके प्लांट की ग्रोथ को यहाँ पे कंट्रोल करेंगे. इंटरनल फैक्टर्स में आप कह सकते हो कि आपके हार्मोन्स हो गए, न्यूट्रिएंट का कंटेंट हो गया, दे कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. एक्सटर्नल फैक्टर में आपका सनलाइट हो जाता है, वाटर कंटेंट हो जाता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द सॉइल हो जाता है, CO2 कंटेंट. सो ऑल दिस फैक्टर एक्चुअली कंट्रोल कि आपका प्लांट का ग्रोथ आपका यहाँ पे कितना होगा. तो ये सारी लाइंस आपको समझ में आनी चाहिए, बिकॉज दीज आर ऑल द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी एंड यू शुड बी वेरी क्लियर विद व्हाट दे हैव मेंशन्ड इन दिस. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो पहले ये बताओ, क्या आपको डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे समझ आ चुका है? इज द डिफरेंस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. So you should know what is my differentiation. You should be also clear what is my undifferentiated cell. आपके यहाँ पे क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि undifferentiated cells का यहाँ पे मतलब क्या होता है. These are the cells which have no role, right? But they will just divide and increase their number and it will kind of role right now. But इनमें से कुछ आपके cells आप बना सकते हो which will have a well defined role in them. Then, so you can see over here you can have a small seed coming out of the seed will germinate और उसमें से आपका पूरा plant आपको बन के आपका मिल जाएगा. Ultimately, the complete plantlet is getting formed out of this particular seed. Now, let's see some more statement. Growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristics of living being. ये बिल्कुल आप देख सकते हो. ग्रोथ एक आपकी ऐसी चीज है जो आप मेजर कर सकते हो. सो अगर ह्यूमंस की बात करते हैं हम लोग ग्रोथ मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट वेट में हम मेजर कर सकते हैं. उसी तरीके से ग्रोथ को भी आप मेजर कर सकते हो अपने प्लांट्स के अंदर. Now growth can be defined as an irreversible permanent increase in the size of an organ or its part or even an individual cell. याद रखना ग्रोथ आपकी irreversible होती है. ये एक लाइंस
जो है आपके इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी हैव सीन इसको बेस्ड स्टेटमेंट सवाल आ जाते हैं. सो यू शुड नो दैट ग्रोथ कैन बी अ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज. मतलब एक बार आपका ग्रोथ हो चुका, अगर आपका एक प्लांट है यहाँ पे, राइट, इफ दिस इज अ प्लांट यू हैव, और अगर इस प्लांट का ग्रोथ हो जाता है एंड इट बिकम्स इंक्रीज इन लेंथ ओवर देयर, राइट, अगर ये आप यहाँ पे हो जाता है, then what I'll be finding in this कि यहाँ पे आपका growth हो चुका है. So once you find this thing happening in this, so that's a growth over there. ठीक है, this is a growth which has been happening over there. तो आपको यहाँ पे growth होते आपको दिख गया. Now this is a irreversible growth. अभी वापस पीछे नहीं जाएगा, इसका वापस से साइज छोटा नहीं होगा. So याद रखना, growth is going to be irreversible, permanent increase in the size of organ or a part or even an individual cell. Generally, a growth is accompanied by metabolic processes like both anabolic and catabolic that occur in the expense of the energy. कोई मुझे बता सकता है? Anyone can tell me what is my anabolic process and catabolic process? ये चीज हमने की थी रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर. बताइए नहीं. Anabolic process. अरे रुक जाके करके नैतिक बताओ, what happens in anabolic and catabolic? सर एनाबॉलिक होता है किसी चीज की फॉर्मेशन और कैटाबॉलिक होता है किसी चीज का ब्रेकडाउन. ठीक है, क्या आप एक एग्जांपल निकाल के बता सकते हो अपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में से एक एग्जांपल कैटाबॉलिज्म का, एनाबॉलिज्म का? That's true, your answer is true. I just want to see example if you have any. ब्रेकडाउन ऑफ शुगर. Right, catabolism. अच्छा, let me tell you one thing, people. All of you will get a chance to give the answer. So yeah, बस अपना hand raise कर लिया करो, ठीक है? Right, that's true. Breakdown of sugar is example of my catabolism, right? So catabolism का सबसे बड़ा example आप यहाँ पे जानते हैं that sugar is getting broken down. So आपका जो sugar आपका यहाँ पे होता है, it has been broken down. It has been broken down. So that's example of my catabolism. तो जब भी आप किसी चीज को ब्रेक कर रहे होते हो, मैंने आपको बताया था, जब भी आप किसी चीज को ब्रेक कर रहे हो, so when the complex molecule is broken down into a simpler molecule. जब complex molecule को मैं simpler molecule में यहाँ पे break down करता हूँ, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ catabolism. Anabolism में आपको याद रखना है that I will use also simpler molecules and I'll make a complex molecule out of it. तो मैं simple molecules यहाँ पे इस्तेमाल करके I can make a complex molecule in this. अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, so हमने यहाँ पे क्या किया था, what we have seen in the amphibolic pathway के अंदर हमने कुछ चीजें वहां पे की थी. हमने आपको बताया था कि कैसे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो अपने यहाँ पे योर फैट को ब्रेक डाउन करके आप बना सकते हो अपना ग्लिसरॉल एंड योर फैटी एसिड, आपको बन के मिलता है आपको यहाँ पे. सो आपके ग्लिसरॉल को इस्तेमाल करके आप वापस से बना सकते हो अपने फैट को, राइट? यू कैन सेम सिमिलर यू कैन मेक द फैट ओवर देयर. ये हमने देखा था कि कैसे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड बनाए जाते हैं. तो वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट यू कैन यूज द अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके आई कैन अगेन मेक द प्रोटीन ओवर हियर. सो ये आपको याद रखना है आपके एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का डिफरेंस यहाँ पे, कि आप सिंपलर फॉर्म में से कॉम्प्लेक्स फॉर्म अपना बनाते हो यहाँ पे, और कैटाबॉलिज्म के अंदर यू विल ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और प्लीज याद रखना जितने भी एग्जांपल एम्फोलिक पाथवे में थे आपको याद रखना कि कैसे आप फैट्स को ब्रेक डाउन कर रहे थे. यू आर ब्रेकिंग डाउन द फैट, और आपको दो चीजें वहां पे आपको मिलती थी. यू आर गेटिंग द फैटी एसिड एंड यू आर गेटिंग द ग्लिसरॉल. उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ग्लिसरॉल आपको मिल जाता. बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो. Alright, so that is something you used to find happening in the fats. So and then you remember, if you remember this correctly, then ये चीजें आपकी डायरेक्टली एंटर करती थी आपके ग्लाइकोलाइसिस के अंदर या इनटू योर माइटोकॉन्ड्रिया. फैटी एसिड आपका कन्वर्ट किया जाता था, याद करो, आपके एसिटाइल कोई के अंदर. इसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते थे आपके एसिटाइल कोई के अंदर एंड यूज्ड टू एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. ग्लिसरॉल आपका कन्वर्ट किया जाता था इनटू योर पीजीएल, और ये ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करता था. दैट वाज एग्जांपल ऑफ माय कैटाबॉलिज्म. बट इसको हम वापस से यूज करके हम वापस से फैट बना सकते हैं. तो उसको हम बोलेंगे वहां पे एज रिवर्स करेंगे जब इसे यहाँ पे हम, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एज एनाबॉलिज्म. ओके, नाउ प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट. वो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया कि आपकी एक ग्रोथ होती है वो आपकी डिफाइंड नहीं होती. इट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग थ्रू आउट द लाइफ. सो इनडिटरमिनेट का मतलब आपके होता है दैट इट इज अनलिमिटेड एंड विल हैपन थ्रू आउट द लाइफ. Plant growth is unique because the plant retain the capacity for unlimited growth throughout their life. The ability of the plant is due to presence of मेरिस्टेम. मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक बहुत यूनिक इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिनकी वजह से प्लांट के अंदर आपकी ग्रोथ वहां पे होती रहती है at certain locations in the plant body. The cells of such meristem have the capacity to divide and self perpetuate. So that is something they will do all the time.
अब जैसे आपके प्लांट के अंदर यू हैव अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वैसे ही शायद आपने सुना होगा ह्यूमन बॉडी में भी आपको एक सेल्स मिलती है जिन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स। क्या किसी ने सुना है? पीपल हु आर इनटू बायोलॉजी दे जनरली आर फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ टर्म। एक टर्म होता है आपका यहाँ पे, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा नहीं ये टर्म लर्न के अंदर, बट यस देयर इज अ सेल्स कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर द सेल्स व्हिच हैज अ पोटेंशियल टू फॉर्म नंबर ऑफ थिंग्स। ये आपके बॉडी में काफी चीजें आपके यहाँ पे बना सकते हैं। आई गिव द एग्जांपल ओवर हियर कि आपको स्टेम सेल्स आपको कहाँ मिल सकते हैं। आपने सुना होगा दैट आपके बॉडी में होता है बोन मैरो। ओके, इन योर बॉडी हैव समथिंग कॉल्ड एज बोन मैरो। सो लेट्स से देयर आर सर्टेन बोन्स, जैसे आपकी एक ह्यूमरस बोन होती है, वहां पर आपको बोन मैरो मिलेगा बहुत ज्यादा, और आपकी जो फीमर बोन होती है ना, आपकी थाई की जो बोन होती है, वहां पे आपको मिलता है आपका बोन मैरो। अब बोन मैरो जो आपका होता है, बोन मैरो का जिक्र हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बोन मैरो में से आपके सारे ब्लड सेल बन के आते हैं। आयुष बताइए क्या सवाल है आपका? सर ये तो रिपेयर करते हैं ना डैमेज। आई एम एक्सप्लेनिंग यू समथिंग, राइट? सो स्टेम सेल, सुनो मेरी बात। So you'll have your bone marrow over here. Bone marrow you will find in the thigh bone or in your humerus bone. अब bone marrow के अंदर you will find कि आपके कुछ cells होते हैं. Now those cells are the cells which has the potential to form all kind of blood cells. आपके जो bone marrow में जो आपके यहाँ पे cells होते हैं ना, they are known to form all kind of blood cells. So you'll find your RBC are getting formed from this. आपके WC आपके यहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं, आपके प्लेटलेट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, WBC के अंदर भी आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे टाइप्स मिल जाते हैं। तो WBC के अंदर भी आपको बहुत सारे अलग अलग आपको वहाँ पे टाइप्स आपको वहाँ पे देखने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सारे सेल्स क्यों बन पा रहे हैं? बिकॉज आपके बोन मैरो के अंदर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज माय स्टेम सेल्स। तो बोन मैरो के अंदर विल हैव दो स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दैट इज व्हाट यू कैन फाइंड इन योर बोन मैरो के अंदर। सो उसी तरीके से ये तो ह्यूमंस की हमने बात कर ली, लेकिन याद रखना, ये बात भी आपको याद रखनी, बिकॉज आप जब ह्यूमन फिजियो पढ़ते हो तो आपके सामने ये सब चीजें आती है। प्लांट्स के अंदर यू विल हैव द मेरिस्टेमेटिक सेल्स which will have no well defined role. स्टेम सेल का भी कोई well defined रोल नहीं होता, इनमें से सेल्स बनाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का भी कोई well defined रोल नहीं होता, इनमें से आप सेल्स बनाते हो और वो सेल्स का फिर कोई well defined रोल वहां पे होता है। तो ये एक बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। Now, it is a quantitative parameters and refers to as an irreversible increase in the size or a weight of the cell or a tissue or organ. यहाँ पे वो लोग ग्रोथ की ही बात कर रहे हैं। सो आप ग्रोथ को यहाँ पे आप कैसे मेजर कर सकते हैं? हाउ द ग्रोथ कैन बी मेजर्ड ओवर देयर? सो ग्रोथ कैन मेजर विद हेल्प ऑफ द सेल नंबर, कितना नंबर ऑफ सेल्स आपका इंक्रीज हो चुका है, लेंथ कितना आपका बढ़ चुका है आपके प्लांट का, एरिया, सरफेस एरिया का इस्तेमाल हम जनरली करते हैं, सरफेस एरिया का इस्तेमाल आप कर सकते हो लीफ के लिए। तो सरफेस एरिया कितना वहां पे आपका इंक्रीज हुआ है, राइट? दैट इज समथिंग डन फॉर माई लीफ। वॉल्यूम ऑफ सेल्स आप यहाँ पे इंक्रीज कर काउंट कर सकते हो, कैन एक्चुअली मेजर द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। एंड ड्राई वेट एंड अ वेट वेट, सो आप ड्राई वेट और वेट वेट काउंट करके एक प्लांट का आप बता सकते हो कि उसके अंदर ग्रोथ कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो ये सारे आपके पैरामीटर्स है बेसिकली आप यहाँ पे, जिसके थ्रू आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। सो ग्रोथ कैन बी ऑलवेज मेजर्ड, जैसे हम ह्यूमंस में करते हैं वैसे प्लांट में भी आप मेजर कर सकते हो। नाउ ये तो चलो हमने आप देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय प्राइमरी ग्रोथ एंड माय सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये बात आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी कि जब मेरा प्लांट जर्मिनेट करता है, तो जैसे ही मेरा यहाँ से एक सीड है मेरा यहाँ पे, और जैसे मेरे सीड में से यहाँ पे एक प्लांट निकला, सो अज्यूम दैट यू हैव अ सीड ओवर देयर, राइट? यू हैव अ सीड इन दिस, और ये सीड में से आपका एक नया प्लांट आपके यहाँ पे जर्मिनेट कर रहा है। सो यू हैव अ स्मॉल प्लांट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सीड। तो प्लांट जब आपका सीड में से निकलेगा ना, उसकी प्रायोरिटी पता है वहां पे क्या होगी? द फर्स्ट थिंग इट विल ट्राई टू डू, जो पहली चीज वो यहाँ पे करने की कोशिश करेगा, वो करेगा यहाँ पे अपना लेंथ को इंक्रीज। सो जब आपका प्लांट यहाँ पे निकलता है आपके यहाँ पे, इसका पहला काम होगा टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। सो इनिशियल ग्रोथ जो आपकी होती है उसमें आप क्या करते हो? यू ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ plant will increase. So length of the plant is going to increase. अब जब मैं कह रहा हूं कि आपका लेंथ ऑफ द प्लांट यहां पे आपका इंक्रीज किया जाएगा, that is the example of my primary growth. This becomes example of your primary growth. So primary growth में आपको ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके प्लांट की लेंथ आपके यहाँ पे बढ़ाई जाती है। प्लांट की जो आपकी लेंथ होगी वो आपके यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। याद रखना, इनिशियल डेज के अंदर या इनिशियल दिनों के अंदर आपका प्लांट सिर्फ अपना लेंथ बढ़ाता है, और ये लेंथ बढ़ाने के लिए आपकी दो चीजें आपके यहाँ पे हेल्प करती है। आपके दो टाइप के मेरिस्टेम आपको हेल्प करते हैं। यू विल हैव अ रूट अपिकल मेरिस्टेम एंड यू विल हैव
शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अब ये चीज आप यहाँ पे समझ लो सब लोग ध्यान से कि आपके जो अपाइकल मेरिस्टेम की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपके होते हैं वो अपाइसिस में आपको मिलेंगे देखने के लिए। सो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको मिलता है आपके अपाइसिस के अंदर। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव अ प्लांट, यहाँ पे आपका एक प्लांट है, लेट्स मेक अ प्लांट ओवर हियर, सो अज्यूम दैट दिस इज अ प्लांट ओवर हियर, ये आपका ग्रो कर रहा है। तो इसका जो टिप होता है, इसके टिप के ऊपर आपको जो मेरिस्टेम यहाँ पे मिलेगा, सो ये टिप के ऊपर आपको जो मेरिस्टेम मिलेगा दैट इज माय अपाइकल मेरिस्टेम। ऐसे में कह सकते हैं एज अ शूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। इस मेरिस्टेम की मदद से आपका प्लांट अपने यहाँ पे लेंथ बढ़ाएगा। सिमिलरली यू विल आल्सो हैव रूट अपाइकल मेरिस्टेम एज वेल। उसी तरीके से आपके यहाँ पे रूट अपाइकल मेरिस्टेम भी आपके यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो यू विल आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज माय रूट अपाइकल मेरिस्टेम आपके यहाँ पे। ठीक है। सो इनकी वजह से आपके यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ आपके यहाँ पे होता रहता है। तो इतना प्राइमरी ग्रोथ के अंदर आपको याद रखना है दैट द प्लांट विल इंक्रीज द लेंथ, इट विल जस्ट मेक श्योर दैट द लेंथ ऑफ द प्लांट विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर देयर। ये आपका काम होता है प्राइमरी ग्रोथ का। जब प्लांट को लगता है कि उसने काफी हद तक प्राइमरी ग्रोथ अपने यहाँ पे कर ली है, व्हेन इट नोट्स कि उसका काफी हद तक आपका एक लेंथ बढ़ चुका है, देन इट विल डिसाइड टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट। उसके बाद प्लांट अपना यहाँ पे अपना गर्थ यहाँ पे इंक्रीज करेगा। सो याद रखना, गर्थ जब वो इंक्रीज करता है प्लांट अपना, दैट इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू अ लैटरल मेरिस्टेम, और लैटरल मेरिस्टेम की वजह से व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, लैटरल, इसके एग्जांपल आप यहाँ पे आएंगे वास्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम, द प्लांट इंक्रीज द गर्थ ड्यू टू अ सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान यू विल फाइंड कि प्लांट अपना गर्थ बढ़ाना यहाँ पे चालू करता है। तो पहले आप यहाँ पे लेंथ बढ़ाओगे एंड देन द प्लांट डिसाइड्स एंड फॉर्म्स माय सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ को अगर आप सिंपल तरीके से याद रखोगे तो आप बस इतना यहाँ पे याद रखो दैट ये टाइम पे व्हाट विल हैपन, दैट अगर ये मेरे यहाँ पे प्लांट है, इफ दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट, यू विल फाइंड आपका गर्थ यहाँ पे आपका इंक्रीज किया जाएगा, राइट। सो योर गर्थ इज गेटिंग इंक्रीज्ड। अब ये गर्थ इंक्रीज करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका वास्कुलर कैम्बियम, या समथिंग लाइक योर वास्कुलर कैम्बियम, we'll have your cork cambium। ये कुछ आपके कैम्बियम है जो आपने पता है कब पढ़े होंगे, ये आपने कैम्बियम देखे होंगे, पढ़े होंगे जब आप कर रहे थे अपना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जब आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे होते हैं तब आपने ये टर्म्स आपने सुने होंगे। सो दीस कैम्बियम्स विल एक्चुअली हेल्प इन द इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। दिस विल हैपन लेटर, ये पहले नहीं होता, ये आपका बाद में होता है। अब ये बात भी याद रखना कि जब आपका गर्थ इंक्रीज होगा, जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ आपका हो रहा होगा, तो एक बात आप यहाँ पे याद रखना कि ये टाइम पे एक और चीज आपकी ऐड होती है, लाइक व्हाट इज द एडिंग हैपनिंग इनसाइड द प्लांट। तो यहाँ पे आपका ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आपका बनके मिलेगा आपको यहाँ पे। तो याद रखना, जब आपका प्लांट कहता है कि यार अब मुझे मेरा गर्द बढ़ाना है, अब जो मेरा साइज है ना, मैं नैरो, बिल्कुल मेरा यहाँ पे साइज नैरो है, मुझे उसे यहाँ पे अपना गर्द बढ़ा के उसे चौड़ा करना है, तो उस दौरान आपको याद रखना है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ आई विल बी फाइंडिंग दिस अ फॉर्मेशन ऑफ योर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आपके यहाँ पे बनाया जाएगा। आपका सेकेंडरी जाइलम एंड योर सेकेंडरी फ्लोएम आपके यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप सोचोगे सर ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम है क्या, तो आप इतनी बात तो आप जानते हो कि आपके प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम आपको मिलता है। जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम होता है आपके शुगर को ट्रांसपोर्ट करना। बाद में नए जाइलम बनाए जाते हैं, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो आपके नए जाइलम बनाए जाएंगे एंड दोस नए जाइलम आर कॉल्ड एज माय सेकेंडरी जाइलम। नया जाइलम और नया फ्लोएम जो आप बाद में बनाते हो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, एंड अल्टीमेटली दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो प्लीज बी वेरी क्लियर कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान आप गर्थ बनाते हो, प्राइमरी ग्रोथ के दौरान अपना लेंथ आप बढ़ाओगे। लेंथ के लिए आप यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, गर्थ के लिए यू कैन यूज योर वास्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप प्लांट का गर्थ आप यहाँ पे बना सकते हो। और दोनों कब होता है, पहले आपका होगा प्राइमरी एंड देन यू विल फाइंड द सेकेंडरी ग्रोथ विल हैपन। एंड यू शुड नो दैट जब भी आपका सेकेंडरी ग्रोथ होगा, नए जाइलम और नए फ्लोएम आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे सेकेंडरी एंड प्राइमरी ग्रोथ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Right. Yes, Please sir. let me know if specific सवाल हो ना, then please पूछ लो इसके अंदर। Alright. Now after this what we'll get to see,
अब आपकी ग्रोथ की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ग्रोथ इटसेल्फ विल हैव सर्टेन फेजेस। ग्रोथ के अंदर आपको कुछ फेजेस आपको मिलेंगे देखने के लिए, दैट यू हैव अ मेसोमेटिक फेज, इलॉन्गेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। ये 3 फेज आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ रूट। यहाँ पे रूट को जब आप यहाँ पे देखते हो, अब ये पिक्चर आपने इवन देखी होगी जब आप मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आप पढ़ रहे होंगे, तो आपका रूट कैप के पीछे, बिल्कुल आपके यहाँ पे रूट कैप एकदम टिप के ऊपर, उसके पीछे यू हैव अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये जो आपका रीजन है, आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यहाँ पे आपको मिलते हैं आपके कई ज्यादा आपके यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एंड दे विल जस्ट कीप ऑन एडिंग द सेल्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। विल फाइंड अ ह्यूज नंबर ऑफ, काफी ज्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इनका काम यही भी होता है यहाँ पे, दे विल हैव ओनली वन रोल टू बी प्लेड, दे विल ऐड ऑन सेल्स, दे विल जस्ट कीप ऑन एडिंग ऑन द सेल्स। और उसके पीछे आपको कौन सा जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, यू हैव अ रीजन ऑफ माय इलॉन्गेशन। तो यहाँ पे आपके सेल्स बनाए जाएंगे, यहाँ पे आपके सेल डिवाइड करेंगे एंड दे विल कीप ऑन एडिंग सेल्स ओवर देयर। यहाँ पे आपके सेल्स ऐड किए जाते हैं। अब रूट ऑफ इलॉन्गेशन में आपका होगा क्या, और मैं कहूंगा सॉरी, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में आपके यहाँ पे होता क्या है। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के अंदर आपके जो सेल्स हैं उनके शेप यहाँ पे चेंज किए जाएंगे। सो आप ये मान लो कि आपके पास यहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये डिवाइड कर रहे हैं अपना, यहाँ पे दे आर डिवाइडिंग रैपिडली, और डिवाइड करके आपको यहाँ पे कुछ सेल्स बना के आपको ये दे रहे हैं। अब जब भी आपको कोई सेल्स बना के देंगे, उन सेल्स को आपको बनाना है, कुछ काम देना है उन्हें आपको। जो आप सेल्स यहाँ पे बनाओगे, दो सेल्स विल हैव सम काइंड ऑफ रोल, उनका कुछ ना कुछ फ्यूचर में रोल होगा। तो ये जो सेल्स होते हैं जो आपको बन के मिलते हैं, दे विल अंडरगो सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस। तो इन्होंने आपको कुछ सेल्स बना के दिए, और उन सेल्स के अंदर आपको कुछ चेंजेस होते हुए आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो आई कैन फाइंड, जैसे ये यहाँ पे इलॉन्गेट हो रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, दिस सेल्स आर अंडरगोइंग इलॉन्गेशन। तो ये आपका होगा आपका जोन ऑफ इलॉन्गेशन या रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। सो दीज आर माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और ये आपको कुछ सेल्स बना के देते हैं विच अंडरगो मॉडिफिकेशन, जिनके अंदर आपको चेंजेस होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दीज आर माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स which are my undifferentiated cell। लेकिन अब आपके यहाँ पे जो सेल्स बन के मिल जाए आपको यहाँ पे, they will have some kind of changes happening in them। तो वही सेल्स के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंसेस आपको होते हुए आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब चेंजेस आपके इस तरीके से होंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपका मेरिस्टेमेटिक सेल आपका लीफ में बन जाए, अगर आपका लीफ के अंदर आपके कुछ सेल्स बनाए जा रहे हैं, तो उनके अंदर मॉडिफिकेशन उस हिसाब से होंगे। अगर आप ये बना रहे हो आपके रूट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपका मॉडिफिकेशन अलग तरीके से होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मॉडिफिकेशन जो भी आपका होगा ना, वो आपका होगा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के अंदर। सो इस एरिया के अंदर यू विल हैव दिस मॉडिफिकेशन हैपनिंग इन द सेल। सो ऑल द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन यहाँ पे आपका किया जाएगा। सो मॉडिफिकेशन आपका यहाँ पे होता रहेगा, बट याद रखना ये होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। वो सेल का फ्यूचर में काम क्या होगा उसके बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे चेंजेस उसके अंदर आप करते हो। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो अभी पहले हम यहाँ पे बात करते हैं समथिंग इन टर्म्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। The constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of the growth। तो root and shoot apex के ऊपर आपको मिलता है आपके meristematic cell जो आपके constantly divide करते रहते हैं। The cell is region are rich in protoplasm। ये traits याद रखना। meristematic cells के अंदर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, protoplasm आपको ज्यादा मिल जाएगा। They possess a large conspicuous nucleus and they have this property, they will just keep on dividing all the time। इसके साथ साथ their cell wall is going to be thin। Their cell wall is primary in nature, thin, cellulosic with the evident plasmodesmatal connection। So ये जो सेल्स मेरे यहाँ पे होते हैं, they are all connected to each other। ये सारे के सारे सेल्स मेरे यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको इनके बीच में काफी अच्छे से आपको प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, समटाइम दे कैन आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज कि आपकी प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है आपके यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। सो ये एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। Then after that what will happen, इसके बिल्कुल पीछे आपका region of elongation। So let's have a look। The cells proximal to the meristematic zone represent my phase of elongation। Increase vacuolization, cell enlargement, new cell wall deposition are the characteristics of the cells in this phase। तो आपके phase of elongation के दौरान आपके ये सारे modifications आपके यहाँ पे हो रहे हैं। आपने vacuole formation यहाँ पे आपने कर लिया, आपने cells को यहाँ पे enlarge कर लिया, आपने सेल वॉल यहाँ पे डालना चालू किया, यू हैव स्टार्टेड एडिंग द न्यू सेल वॉल ओवर देयर। ये सारे चेंजेस आपके यहाँ पे हो रहे होते हैं इन माय जोन ऑफ इलॉन्गेशन के अंदर या रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के अंदर। एंड इसके बाद अल्टीमेटली आपके यहाँ पे जो जोन आता है दैट इज माय जोन ऑफ मैचुरेशन, या जिसे मैं इवन कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, दे विल हैव अ वेल डिफाइंड रोल। तो यहाँ पे जो मेरे सेल्स थे दे हैव टर्न इनटू रूट हेयर
तो यहाँ पे मेरे जो सेल्स थे अल्टीमेटली क्या बन गए मेरे यहाँ पे, दे हैव टर्न इनटू अ रूट हेयर एंड नाउ दे हैव अ वेल डिफाइंड रोल। तो यहाँ पे जो मेरे सेल थे, ये जो मेरे सेल है मेरे पास यहाँ पे, इट हैज अ वेल डिफाइंड रोल। अगर इसके पास एक वेल डिफाइंड रोल है then I can surely say that it is my differentiated cell. It is your differentiated cell. Because अब इसको मालूम है कि इसको क्या करना है throughout the life, इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे मालूम है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। Let me tell you one more example कि कैसे आपके मेरिस्टेटिक सेल्स आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे बना सकते हैं। So for example, ये है मेरे यहाँ पे मेरिस्टेटिक सेल्स। अब इमेजिन करो कि जो मेरे यहाँ पे सेल्स है ना, दिस मेरिस्टेटिक सेल्स विच यू हैव राइट नाउ, इनको बनाना है आपका यहाँ पे, लेट्स से जाइलम बनाना है इनको यहाँ पे। तो अगर इनको जाइलम बनाना है तो जाइलम के अंदर आपको क्या मिलता है, जाइलम के अंदर आपको मिलता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। सो दिस सेल्स हैव टू फॉर्म द स्क्लेरेनकाइमा। अगर इन्होंने प्लान किया कि मुझे जाइलम बनाना है तो जाइलम के अंदर आपको क्या मिलेगा, सो इफ दे डिसाइड किया हमारे यहाँ पे जाइलम, तो जाइलम के अंदर आपको क्या मिलता है, जाइलम के अंदर विल फाइंड अ फॉर्मेशन ऑफ माय स्क्लेरेनकाइमा। सो जाइलम के जो सेल्स होते हैं दे आर लॉन्ग सेल्स, या आप ये मान लो कि दे विल हैव सम लॉन्ग सेल्स ओवर देयर। और जो लॉन्ग सेल्स आपके होते हैं जाइलम के, इनके अंदर आपको क्या अलग मिलता है देखने के लिए, आपको अलग इसमें ये मिलता है देखने के लिए दैट दे विल नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म। याद रखना जाइलम के अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म देखने के लिए नहीं मिलता। सो जाइलम अगर आप ऑब्जर्व करोगे सो विल हैव नो प्रोटोप्लाज्म। सो बेसिकली दे आर डेड सेल्स। तो इनिशियली आपके सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, समझो स्टार्टिंग में इट विल हैव ऑल द न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म इसके पास है यहाँ पे, बट बाद में इसे आप निकाल देते हो। सो इनिशियली यू हैव प्रोटोप्लाज्म, लेकिन बाद में आप देखोगे यहाँ पे तो ये पूरा आपका खाली हो जाता है। तो एक चीज हमने यहाँ पे कर ली, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन, हमारा जो सेल यहाँ पे था उसके अंदर जो भी कंटेंट था उसको हमें खाली करना था, हमने यहाँ पे खाली कर दिया। खाली करने के बाद आप दूसरी चीज यहाँ पे क्या करते हो, जाइलम विल ऑल्सो हैव अ डिपोजिशन ऑफ योर लिग्निन। जाइलम के अंदर आपको याद रखना, यू विल हैव अ लिग्निन का डिपोजिशन आपको मिलता है आपके सेल वॉल के अंदर। सो लिग्निन विल बी सीन इन द सेल वॉल। आपकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी आपके यहाँ पे नहीं होती, इट विल हैव लिग्निन डिपोजिशन व्हिच विल बी हैपनिंग इन देम। आपकी जाइलम की जो वॉल होगी ना यहाँ पे आपकी वापस से बनाई जाएगी, तो यहाँ पे वॉल के अंदर आपका ऐड किया जाएगा आपके यहाँ पे लिग्निन, विल फाइंड द लिग्निन विल बी एडेड इन द वॉल्स ओवर देयर। तो ये जो हम यहाँ पे चीजें कर रहे हैं ना, द मॉडिफिकेशन व्हिच आई एम डूइंग राइट नाउ, दिस इज एग्जांपल ऑफ माय जोन ऑफ इलोंगेशन या रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो मॉडिफिकेशन आपके यहाँ पे किए जाते हैं और उसके बाद आपका वेल डिफाइंड आपका जाइलम वेसल आपके यहाँ पे बन जाएगा। आपने जब ये सारे चेंजेस आपने यहाँ पे कर दिए, प्रोटोप्लाज्म आपने निकाल दिया, लिग्निन आपने डाल दिया, देन आई कैन से कि माय जाइलम वेसल इज रेडी। मेरा जाइलम वेसल जो मेरा यहाँ पे है ये मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जाइलम के अंदर से हम प्रोटोप्लाज्म को निकालते क्यों है, हम निकालते इसलिए है ताकि वो खाली हो जाए बीच में से। और हम उसे खाली क्यों कर रहे हैं, खाली करने का पर्पस यहाँ पे ये है ताकि पानी आराम से वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। आप ये बात समझ सकते हो कि जाइलम का काम ही होता है कि पानी को ट्रांसपोर्ट करना। तो आप बीच में से सेल को खाली रखना चाहोगे, यू वांट टू कीप द सेल हॉलो फ्रॉम द सेंटर, एंड दैट इज व्हाई इनिशियली यू हैव द प्रोटोप्लाज्म, लेकिन बाद में उसे रिमूव कर देते हो। तो इनिशियली आपके पास था, स्टार्टिंग में यू हैड अ प्रोटोप्लाज्म, बट जब ये मैच्योर होता है तब आपको प्रोटोप्लाज्म आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, देयर विल बी नो प्रोटोप्लाज्म, एंड दैट इज व्हेन आई विल क्लियरली से कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे जाइलम रेडी हो चुका है, एंड नाउ इट कैन हैव अ रोल ऑफ माय कंडक्शन ऑफ वाटर। सो ये बात आप समझो यहाँ पे कि इस तरीके से आपके सेल्स के अंदर चेंजेस करे जाते हैं ताकि वो एक वेल डिफाइंड रोल यहाँ पे प्ले कर सके थ्रू आउट द लाइफ। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेल ओवर देयर। सो यू हैव अ मेरिस्टेम ओवर हियर एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखती है, दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू नो इन दिस। Alright, now let's have a look at some other things. So now let's talk about my growth rate. अब growth rate की जब मैं बात करता हूँ ना, two things can happen. Basically, आपको याद रखना है कि आपकी growth यहाँ पे दो टाइप की होती है. Either you can have a arithmetic growth in the plants or you can have a geometric growth. अब arithmetic growth में आपके यहाँ पे क्या होगा? Let's have a look. जब मैं बात करता हूँ arithmetic growth की, so assume that I have a cell. ये सेल डिवाइड कर रहा है, मुझे दो सेल यहाँ पे मुझे मिल रहा है। So two cells are getting formed ultimately, मुझे यहाँ पे दो सेल मेरे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इनमें से एक सेल जो होगा that will undergo differentiation. लिग्निन वहां पर होता है, what is happening? वहां पर होता है, अरे युवराज बोलो क्या कर रहे हो आप? लिग्निन यहाँ पे नहीं होता, लिग्निन होता है आपके यहाँ पे inside your xylem vessel के अंदर। Will have the lignin, xylem vessel will have the lignin, your sieve cells will have the lignin, sieve tubes will have the lignin, right? Cell wall के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए। Now यहाँ पे देखो,
सो यू हैव अ सेल हैज गिवन मी 2 cells, यहां से आपका सेल डिवाइड किया, 2 सेल आपको बना के दिया. वन ऑफ द सेल विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, एक इनमें से यहाँ पे जो सेल होगा इट विल अंडरगो माय डिफरेंशिएशन. मतलब इसका कोई ना कोई काम इसे मिल जाएगा. और जो दूसरा सेल आपका यहाँ पे होगा इट विल अंडरगो डिवीजन, ये आपका डिफरेंशिएट नहीं करेगा, इट विल अंडरगो डिवीजन यहाँ पे. तो एक सेल आपके यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा है और दूसरा डिफरेंशिएट कर रहा है, मतलब नाउ इट विल हैव वन काइंड ऑफ रोल. तो ये मान लो कि समझो ये मेरा सेल बन गया यहाँ पे मेरा पेरेन्काइमा, स्मॉल में शॉर्ट में पी लिख रहा हूँ, समझ जाओ कि इट हैज फॉर्म्ड द पेरेन्काइमा. तो ये अब थ्रू आउट द लाइफ अपना ये काम करेगा पेरेन्काइमा वाला. जो दूसरा सेल मेरे पास यहाँ पे है ये सेल डिवाइड करेगा एंड विल गिव राइज टू 2 more cells. और जैसे आपके 2 सेल वापस यहाँ पे बने तो याद रखना अगेन वन ऑफ देम विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, वन ऑफ देम विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, और एक आपके यहाँ पे एक्टिव रहेगा 200 डिग्री डिवीजन. ऐसी टाइप की जब आपको ग्रोथ मिल रही है जहां पे आपका एक सेल डिफरेंशिएट हो रहा है और दूसरा सेल डिवाइड कर रहा है, अगर आपको ऐसी ग्रोथ अगर आपको मिल रही है देखने के लिए, सच ग्रोथ इज कॉल्ड एज माय अरिथमेटिक ग्रोथ. ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ अरिथमेटिक ग्रोथ. आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आपके यहाँ पे सेल आपके बन जाए सो वन सेल विल ऑलवेज अंडरगो योर डिफरेंशिएशन एंड अदर सेल अंडरगो डिवीजन. यहाँ पे तो एक सेल आपका हमेशा पे डिफरेंशिएट कर जाएगा और दूसरा सेल आपके यहाँ पे डिवाइड करता रहेगा. ऐसी जब आपके यहाँ पे ग्रोथ होते हुए आपको मिलेगी यहाँ पे, such kind of growth is called as my arithmetic growth. So this is the kind of growth we call them as a arithmetic growth. अब arithmetic growth जनरली नेचर के अंदर आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती. हम यहाँ पे कह सकते हैं जब आपका जोन ऑफ इलोंगेशन था वहां पे आपको arithmetic growth आपको देखने के लिए आपको मिल सकती है. So जोन ऑफ इलोंगेशन के दौरान आपका arithmetic growth आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है. That one cell is undergoing differentiation और दूसरा सेल मेरे यहाँ पे डिवाइड कर रहा है. और ऐसे ही करते करते हुए यू विल फाइंड कि आपके सेल्स का नंबर यहाँ पे स्लोली आपका ऐड किया जाएगा. अब जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो, इसका जब आप ग्राफ बनाते हो तो लीनियर ग्राफ आपको बनते हुए आपको मिल जाएगा. व्हेन यू मेक अ ग्राफ ऑफ दिस, सो जब आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ आपकी हो रही है तो उसका ग्राफ आपको ऐसे लीनियर ग्राफ आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, राइट. सो यू कैन एक्चुअली आप काउंट भी कर सकते हो कि एक सर्टेन टाइम बाद आपको कितनी ग्रोथ यहाँ पे मिल जाएगी. यू कैन इजिली काउंट दैट थिंग. इट्स अ वेरी लीनियर काइंड ऑफ ग्रोथ यू विल बी फाइंडिंग इन दिस. याद रखना arithmetic growth आपकी काफी यहाँ पे लीनियर ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए. इट्स अ वेरी लीनियर ग्रोथ व्हिच यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस. इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला भी इन्होंने यहाँ पे देख रखा हुआ है एंड दैट फॉर्मूला इज गोइंग टू बी योर LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. ये आपका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो दिया गया है फॉर माय arithmetic ग्रोथ के लिए. LT आपका यहाँ पे क्या होता है, लेंथ एट टाइम t. L0 आपका क्या यहाँ पे क्या है, लेंथ एट टाइम 0. मतलब आपको अगर पता करना है कि आज से 2 हफ्ते के बाद मेरा प्लांट का ग्रोथ कितना होगा. समझो मेरे पास एक प्लांट है, अज्यूम दैट मेरे पास एक यहाँ पे छोटा सा प्लांट है और मुझे पता करना है कि इसका व्हाट विल बी द ग्रोथ आफ्टर 2 months. सो आई वांट टू नो द ग्रोथ ऑफ प्लांट आफ्टर, या लेट्स से कम कर देते 2 weeks. ठीक है, 2 वीक मतलब मेरा यहाँ पे हो जाता है मेरा यहाँ पे 14 days. सो LT मेरा यहाँ पे आएगा 14 days, राइट. आई एक्चुअली वांट टू नो कि मेरा 14 days के बाद मेरा ग्रोथ यहाँ पे कितना होगा. अगर मुझे पता करना है कि मेरा प्लांट कितना ग्रो करेगा 14 days के बाद, तो पता है मुझे यहाँ पे क्या जानना पड़ेगा. आई एक्चुअली हैव टू नो द वैल्यू ऑफ R. R यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सो R रखना, R इज अ इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट. स्मॉल r स्टैंड्स फॉर माय इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट. R का मतलब यहाँ पे आपका होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, दैट इज योर ग्रोथ रेट बेसिकली. अब ग्रोथ रेट की वैल्यू आपकी कैसे हो सकती है. फॉर एग्जांपल R की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ सकती है कि हर दिन आपका प्लांट कितना ग्रो कर रहा है, 2 सेंटीमीटर. सो R की वैल्यू आपके यहाँ पे हो सकती है लेट्स से 2 सेंटीमीटर पर डे. तो अगर मैं कहता हूं कि R की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है 2 सेंटीमीटर पर डे, सो ये जो वैल्यू आपके सामने मैंने लिखी हुई है दैट इज द वैल्यू ऑफ माय R. सो दैट इज माय इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, राइट. तो आपको ग्रोथ रेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा. टाइम तो आपने अपना लगाना है वहां पे 14 का नंबर आपको लगा देना है. और इनिशियल साइज इसका यहाँ पे क्या था, इनिशियल भी तो साइज है मैंने यहाँ पे प्लांट का इनिशियल साइज समझो यहाँ पे था इसका 10. सो L0 कैन बी माय इज इक्वल टू योर 10 सेंटीमीटर. I'm just trying to give you the idea that how this formula can be used over here. ठीक है, देन आप अपना यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो एंड देन यू कैन एक्चुअली गेट टू नो कि आपके यहाँ पे ग्रोथ आपके यहाँ पे कितना हो पा रहा है. आप अपना L0 पे अपना 10 लगा दो यहाँ पे प्लस R की वैल्यू आपके यहाँ पे क्या है
2 सेंटीमीटर पर डे एंड टाइम इज गोइंग टू बी योर 14 डेज आपने यहाँ पे लगा दिया एंड देन यू कैन एक्चुअली गेट टू नो कि आपको 14 डेज के बाद कितना आपको आपका लेंथ बढ़ के आपका मिल जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला इज ऑल अबाउट. जनरली आपको इसके ऊपर बेस कोई न्यूमेरिकल आपको पूछेगा नहीं, आपको बस याद रखना है कि ये जब आप फॉर्मूला आपके नजर के सामने आए, दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू माय अरिथमेटिक ग्रोथ. दिस फॉर्मूला बेसिकली बिलोंग्स टू माय अरिथमेटिक ग्रोथ, ये फॉर्मूला बिलोंग करता है. आपको इसके ऊपर बेस कोई न्यूमेरिकल घुमा के पूछेगा नहीं, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका LT क्या होता है, L0 क्या होता है, R क्या होता है, आपका यहाँ पे T क्या होता है. R is going to be an intrinsic growth rate. L0 is my initial size. आपका स्टार्टिंग में आपका साइज यहाँ पे क्या है, और मुझे यहाँ पे LT फाइंड करना, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि 14 डेज के बाद मेरा ग्रोथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, राइट. एंड टाइम इज समथिंग, अगेन यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है दैट्स गोइंग टू बी 14, क्योंकि इतना टाइम मैं वेट करना चाहता हूँ. आई वांट टू सी आफ्टर 14 डेज व्हाट इज द ग्रोथ इज गोइंग टू बी ओवर देयर. तो ये है मेरा फॉर्मूला फॉर्म है अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए. क्या ये वाली चीज आपको समझ आ रही है? इज दिस द फॉर्मूला क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? सॉल्व मत करो इस सवाल को, द फॉर्मूला Yes, sir. क्या है, ठीक है. नाउ दिस इज समथिंग यू डोंट फाइंड इन नेचर वेरी ऑफन. ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके प्लांट के अंदर किसी लाइफ ड्यूरेशन के टाइम पे एट सम फेज ऑफ द लाइफ. बट जो सबसे कॉमन आपके यहाँ पे होता है ना. हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है आपका? Someone has a question. ऋषि has a question. बोलो ऋषि. अच्छा नहीं है, ठीक है. Now this is something you don't very often you find in certain phase of the life, but जो सबसे कॉमन टाइप का ग्रोथ आपको मिलता है that is going to be your geometric growth. ये है आपका यहाँ पे geometric growth. This is a graph for my geometric growth. आपका यहाँ पे geometric growth में आपका क्या हो रहा है, that आपके दोनों सेल डिवाइड कर रहे हैं, दोनों सेल आपके यहाँ पे डिवाइड करेंगे एंड दे विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग नंबर. सो समझो मेरा यहाँ पे अगर एक सेल है, यहाँ पे ये सेल डिवाइड करके मुझे दे रहा है, यहाँ पे आपके 2 सेल बना के दे रहा है मुझे यहाँ पे, और ये दोनों सेल हैव द पोटेंशियल टू डिवाइड एंड इंक्रीज देयर सेल नंबर. अगर इस टाइप का सेल डिवीजन अगर आपको होते हुए वहां पे दिख जाता है, इफ यू फाइंड सच काइंड ऑफ सेल डिवीजन हैपेंस ओवर देयर, then that is going to be showing this will ultimately show my geometric growth आपके यहाँ पे. अब ये जो आपके सेल्स डिवाइड करें तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि सेल का नंबर यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगा. इट इज मच मोर हायर नंबर ऑफ सेल्स विल बी फॉर्म्ड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेल डिवाइड कर रहे हैं. आपके अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा था, आपका एक सेल हो रहा था डिफरेंशिएट और एक डिवाइड कर रहा था. तो वहां पे जो आपके सेल ऐड हो रहे थे वो आपके स्लोली ऐड हो रहे थे एंड काफी लीनियर तरीके से आपका यहाँ पे ग्राफ बन रहा था. यहाँ पे तो आई कैन क्लियरली से दैट कि यू विल हैव अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं, सारे सेल्स ऐड हो रहे हैं वहां पे, सो आई विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ सेल विल गेट ऐड ओवर हियर. बट यहाँ पे ग्राफ आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ग्राफ जो यहाँ पे आपका बन के निकल रहा होता है, दैट ग्राफ इज माय सिग्मोइडल ग्राफ. दैट ग्राफ इज माय सिग्मोइडल. ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे मिल रहा है आपके यहाँ पे, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सिग्मोइडल ग्राफ. एस शेप ग्राफ जहाँ पे दिखा है, सिग्मोइडल ग्राफ इसे हम यहाँ पे बोलते हैं. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरे ऐसे सेल्स डिवाइड करते रहे तो फिर तो नंबर ऑफ सेल तो मेरे बहुत होने चाहिए वहां पे. आई शुड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ऑल द टाइम, बट ऐसा होता नहीं है. तो देखो यहाँ पे पीछे आओ. जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, ऑल द सेल्स हैव द पोटेंशियल टू डिवाइड. ये सारे डिवाइड करते हैं एंड दे विल जस्ट कीप ऑन एडिंग द न्यू सेल्स वहां पे. तो आपका अगर ऐसा होगा देन आपके सेल्स तो हमेशा ऐड होते रहेंगे वहां पे आपके प्लांट के अंदर एंड यू विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन आता है, यहाँ पे याद रखना, यू विल हैव सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन दिस. रिस्ट्रिक्शन क्या होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर, कि आपके एक सेल सर्टेन टाइम के बाद आपके ग्रोथ करना वहां पे बंद कर देते हैं. सो इन दिस विल हैव सम रिस्ट्रिक्शंस, विल हैव सम रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम इसका मतलब आपको यहाँ पे ये होता है कि आपके पास यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके क्या आ रहे हैं. क्यों आपके सेल्स ग्रो करते नहीं रहते, क्यों वो रुक जाते एक टाइम के बाद, ये ग्रोथ स्लो हो जाती है. स्लो इसलिए हो रही है बिकॉज यू कैन हैव अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन बी वन ऑफ द फैक्टर, और यू कैन हैव अ लैक ऑफ स्पेस. सो लैक ऑफ स्पेस, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर, और उसकी वजह से आपकी ग्रोथ एक टाइम के बाद आपके यहाँ पे कम हो जाएगी. मतलब होगी पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होगी एंड देन आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, आपकी ग्रोथ आपके यहाँ पे स्लो हो जाती है. अब जो जियोमेट्रिक ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख रही है प्लांट के अंदर, ये नेचर में भी आपको देखने के लिए मिल जाती है. सो नेचर के अंदर भी आपको ये ग्रोथ सबसे कॉमनली देखने के लिए आपको मिल जाएगी. आई विल गिव यू द एग्जांपल. आई थिंक आप में से काफी लोग हिमाचल से, काफी लोग उत्तराखंड से भी है.
तो उत्तराखंड में पता है एक नेशनल पार्क होता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, देहरादून के पास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या उत्कर्षी के पास में, देयर इज द नेशनल पार्क कॉल्ड इज माय कॉर्बेट नेशनल पार्क। सुना होगा आप लोगों ने। इट इज वेल नोन फॉर योर टाइगर एंड एलिफेंट को अच्छा खासा आपको मिलता है, देखने के लिए आता है। तो जब तुम वहां पे नेशनल पार्क में जाते हो, यू गेट टू सी डियर ओवर देयर, तुम्हें डियर वहां पे देखने के लिए मिलते हैं, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल गेट टू सी इन द नेशनल पार्क, डियर वहां पे घूमते हुए आपको दिख जाएंगे। बट उनका भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, होता है काफी होता है, बट ऐसा नहीं कि हर जगह आपको डियर दिख रहा है, राइट में डियर, लेफ्ट में डियर, पेड़ पे डियर, हर जगह डियर, ऐसा नहीं हो रहा होता आपको वहां पे। यू हैव द डियर पॉपुलेशन बट इट इज ऑल्सो देयर इन द रिस्ट्रिक्टेड नंबर। तो डियर का नंबर बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ता क्यों नहीं है? बिकॉज यू हैव सम रिस्ट्रिक्शंस, यू हैव सम फैक्टर्स जिनकी वजह से उनका नंबर एक टाइम के बाद बढ़ना बंद कर देता है। क्या है वो फैक्टर्स? लैक ऑफ फूड, कंपटीशन, प्रीडेशन, स्पेस, ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका जो ग्रोथ होता है वहां पे आपका लिमिटेड आप वहां पे रहता है, आपका वो बढ़ता है काफी ज्यादा, बट एक टाइम का तो आपका वहां पे रुक जाता है या उससे ज्यादा आपका नहीं बढ़ता। तो हर एक इकोसिस्टम की ना कैपेसिटी होती है, हर एक फॉरेस्ट की एक कैपेसिटी होती है कि वो इतने एनिमल्स को पाल सकता है, उससे ज्यादा नंबर वहां पे नहीं जाता। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। द सेम थिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको, कॉर्बेट का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये जो ग्राफ है ना, सिग्मोइडल वाला ग्राफ, ये सेम ग्राफ आपको मिलेगा अगर आप ये प्लॉट करोगे आपके किसी एनिमल के लिए। अगर मैं एक कर्नाटका के किसी नेशनल पार्क में, जैसे कर्नाटका में आप दिस नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क है अपना, एक देवादा नेशनल पार्क इन कर्नाटका। सो अगर आप वहां पे जाते हैं एंड इफ यू जस्ट सी द ग्रोथ ऑफ एलिफेंट्स वहां पे, देन उनका भी ग्रोथ होता है बट एक टाइम का वो आपका कम हो जाएगा। और उस ग्रोथ को देख के अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो देन आपको ये ग्राफ आपको मिलेगा वहां पे बनते हुए, दैट्स अ सिग्मोइडल ग्राफ। तो सिग्मोइडल ग्राफ इज अ ग्राफ व्हिच हैज बीन वेरी a graph which has been very real graph, right? And it is seen in nature as well. तो इसमें क्या होता है, इनिशियल ग्रोथ जो आपके यहाँ पे होगा, आपके यहाँ पे स्लो होगा। सो इनिशियली विल हैव अ लैग फेज, लैग फेज मतलब विल हैव अ स्लो ग्रोथ, इनिशियली विल हैव अ स्लो ग्रोथ, क्योंकि आपका नंबर ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे कम होते हैं तब। देन स्लोली आपके सेल्स यहाँ पे बढ़ेंगे, सो विल हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स विल एडेड, तो तब आपका होगा यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देन सडनली विल हैव एक बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके यहाँ पे ग्रोथ होना यहाँ पे चालू करेगा, सो दैट इज माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एंड देन यू विल हैव द स्टेशनरी फेज, देन आपका ग्रोथ आपके यहाँ पे आके रुक जाता है। एक टाइम के बाद ग्रोथ आपका यहाँ पे आके आपका स्लो हो जाता है, आपका यहाँ पे रुक जाता है। तो ग्रोथ आपके यहाँ पे स्लो हो रहा है, रुक इसलिए रहा है बिकॉज यू हैव अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यू हैव अ लैक ऑफ स्पेस। आपके प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, स्पेस की कमी हो सकती है, बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव अ स्टेशनरी फेज आपका यहाँ पे। एंड सेम चीज आपको नेचर में होते हुए मिलेगी, चाहे आप एनिमल्स की बात करो या प्लांट्स की बात करो, यू विल फाइंड द सेम थिंग हैपनिंग इन द नेचर एज वेल। एक सर्टेन लेवल के बाद आपका ग्रोथ आपका पे रुक जाता है, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कितना जल्दी ग्रो करते हैं, लाइक इंसेक्ट एक टाइम पे हजार एग ले करते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हजार के हजार जिंदा रहते हैं, एंड ऐसा भी नहीं होता कि ऑल हजार विल रिप्रोड्यूस इन द फ्यूचर, दैट विल नेवर हैपन बिकॉज यू हैव रिस्ट्रिक्शंस। नेचर के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यू हैव लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ स्पेस, कंपटीशन। सिमिलर चीज आपके प्लांट के अंदर मिलेगी, यू हैव लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस, and because of that you will have a limited kind of growth. So इसे हम बोलेंगे आप as a geometric growth. तो ये याद रखना, geometric growth is a much more real growth and seen in the nature as well. ये टाइप की ग्रोथ आपको नेचर में या इकोसिस्टम में आपको देखने के लिए मिल जाती है। इनिशियली स्लो होती है, बाद में एक्सपोनेंशियल, एंड बाद में आपका स्टेशनरी हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्यों हो रहा है स्टेशनरी, क्यों यहाँ पे आपका रुक गया यहाँ पे आके, या क्यों आपका स्लो गया ग्रोथ एकदम से आप यहाँ पे, देन यू शुड ऑलवेज नो स्टेशनरी का रीजन आपका यहाँ पे ये है, your lack of nutrients and your lack of space. So after some time the growth will not happen. या मेरे सेल्स और ऐड होना वहां पे बंद कर देंगे, सेल्स मेरे वहां पे ऐड होना वहां पे बंद कर देंगे, या बहुत स्टैग्नेंट हो जाएगा अपना पे ग्रोथ वहां पे। तो ये याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो इन दिस। फॉर्मूला इज जस्ट अ फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। सो इसको हमने फॉर्मूला दिया हुआ है W1 इज इक्वल टू W0 e raised to RT. So W1 is a, जो भी मुझे वेट जानना है या मुझे साइज जानना है, that can be my W1, that can be फाइनल साइज जो मैं जानना चाहता हूँ, हाइट, वेट, नंबर जो भी अपने यहाँ पे रहेगा, that's a W1. W0 is इनिशियल साइज, जैसे आपका L0 था वैसे ही है आपका यहाँ पे है। R is my ग्रोथ रेट, R मेरे यहाँ पे ग्रोथ रेट मेरे यहाँ पे बन जाता है। T is my टाइम ऑफ ग्रोथ, कितना टाइम लग रहा है वो ग्रोथ होने के लिए मैं जानना चाहता हूँ, एंड E is my बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जो कुछ 2 पॉइंट समथिंग इसका कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे रहेगा। Again, you don't have to solve this thing as a numerical, but formula आप यहाँ पे याद रखना। You will find a formula based on, you should know this formula. This formula belongs to your
जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। सो यू शुड नो वेरी क्लियरली व्हाट इज माय जियोमेट्रिक एंड व्हाट इज माय लॉजिस्टिक ग्रोथ या योर अरिथमेटिक ग्रोथ यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले आगे बढ़ने से पहले, बिफोर वी लुक इनटू दिस, लेट मी गिव यू कपल ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, सो टेक योर टाइम एंड रेज योर हैंड। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा? सो यू हैव अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट देता हूँ। लॉग फेज का मतलब आपके यहाँ पे होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लॉग फेज इज कॉल्ड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये जो लॉग फेज वाला जो टर्म है ना, ये आप पढ़ते हो इकोलॉजी के अंदर 12th ग्रेड के अंदर। सो दैट्स व्हेन यू विल गेट दिस टर्म। बताइए शहनाज, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? पार्ट। रोशन? Wells has raised their hand. वंशिका? सर ऑप्शन बी। लैग फेज तो बेटा आपका स्लो होगा। लैग फेज तो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे इट इज अ स्लो ग्रोथ। यहाँ पे तो आपका स्लो ग्रोथ होता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो ये तो आपका स्लो हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो ऑप्शन बी तो आपके यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, ये तो आपका यहाँ पे हट गया। रूपंजिल, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। यही होगा बेटा, यही होगा यहाँ पे। ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओनली विल फाइंड द ग्रोथ विल बी मैक्सिमम इन दैट केस। तो लॉग फेज इज अ फेज इन व्हिच विल फाइंड द ग्रोथ इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स गोइंग टू बी व्हाट? आराम से देख लो सवाल पे एंड देन रेज योर हैंड। टिपिकल ग्रोथ कर्व जो होता है आपके प्लांट्स के अंदर वो कैसा होता है? सो व्हाट इज द टिपिकल ग्रोथ कर्व इज गोइंग टू लुक लाइक? अंजलि शर्मा बताइए। सर ऑप्शन सी। नागेश, क्या लग रहा है? सिग्मॉइड। It is always going to be a sigmoidal growth. So typical growth phase जो आपने typical growth curve जो आपके यहाँ पे था, that's my sigmoidal curve. Then stationary phase आपका यहाँ पे क्यों हो गया? Why you have a stationary phase occur? आपका जो stationary phase हमने जो देखा था S curve के अंदर, वो आपका आता क्यों है? So please take your time and then raise your hand. Why do you get to see a stationary phase? आपके geometric growth के अंदर आपको stationary phase देखने के लिए क्यों मिलता है? अप्सरा धीमन, क्या होगा इसका आंसर? सर सेकंड ऑप्शन। सोनाक्षी? सर ऑप्शन बी। एंड दृष्टि? सर ऑप्शन It has to be your option B यहाँ पे, because you have a limited number of nutrients. So आपका nutrient का सप्लाई आपके यहाँ पे कम होता है, and because of that I will find कि आपका stationary phase आपका यहाँ पे मिल जाएगा, right? हाँ, living organism growing in the natural environment can be found graphically by the presence of. Take your time and then raise your hand. आपके नेचर में जो एनिमल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए, उनके बेसिस पर मैं बताऊं कि आपका कौन सा ग्राफ यहाँ पे ज्यादा लॉजिक वाला ग्राफ आपका यहाँ पे बन जाता है। मयंक, क्या होगा इसका आंसर? एंड रोहन? सर ऑप्शन ए। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। नेचर में आपको जो कर्व मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिग्मोइडल कर्व आपके यहाँ पे। यही कर्व आपको नेचर में सारे एनिमल्स और प्लांट्स के साथ आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है। इट्स नॉट ओनली एनिमल्स, even for my bacteria, even for my insects, I can find the same kind of curve can be seen. Okay, ये भी आप कर सकते हो। The process of derivation of cells from a meristem and maturation to perform specific function is known as. आपके मेरिस्टेम में से आपने कुछ cells बनाए and now they have undergone maturation and now they will have a certain kind of role over here. तो उसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? So the process of derivation of cells from the meristem and maturation to perform specific function is known as what? निहारिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। ऋषि कुमार? सर ऑप्शन नंबर डी। एंड आरुषि? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी happens to be a correct answer. This yes, differentiation आपको होते हुए मिलेगा. So your cells will undergo differentiation and they will become mature ultimately. So yes, option D बनता है आपका यहाँ पे as a correct answer. ठीक है। ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स। अगर आपकी पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, यू नो दैट आपका पोलन ग्रेन है आपके यहाँ पे, उसमें से आपकी पोलन ट्यूब निकल के आपकी बाहर आ रही है। सो पोलन ट्यूब जो आपके यहाँ पे ग्रो कर रही होती है, तो इसकी ग्रोथ को मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ? सो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को मैंने यहाँ पे कैसे मेजर करना है? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए पल्लवी, क्या होगा इसका आंसर? सर लेंथ से।
एंड ध्रुव आपको क्या लग रहा है? The last option. Length. Always going to be length all the time. So your length is something which I'll be used as a measurement for my colon tube का यहाँ पे मैं length यहाँ पे measure कर सकता हूँ. So these are kind of things we'll find in this. Okay, now let's get back over here. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. We have understood what is my geometric growth and we have seen what is going to be my arithmetic growth. आपके यहाँ पे क्या हो जाती है? This is something we have seen. Now let's try to understand कि आपका और दो terms आपके यहाँ पे आते हैं. You have a term like my absolute growth rate and you have a relative growth rate. तो दो term हम यहाँ पे सीखेंगे आपके यहाँ पे. Is something called as or absolute growth rate और एक और टर्म आपका यहाँ पे आएगा. Similarly, we'll have a relative growth rate. Relative growth rate नाम से पता चला कि इसको हम किसी के रिलेशन में समझ रहे हैं. So you have a absolute and you have a relative growth rate. So let's try to see कि दोनों टर्म्स में यहाँ पे होते क्या है and what these terms actually इनको हम कैसे पता कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह रहा हूँ ये एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो अज्यूम करते हैं कि एक सर्टेन टाइम के अंदर यहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है. सो लेट्स से लाइक टाइम है आपका यहाँ पे 1 डे. तो टाइम लेट्स से इज गोइंग टू बी 1 डे. सो एक दिन के अंदर आपको इतनी ग्रोथ आपको होते हुए आपका भी दिख रही है. सो आपका जो लीफ ए है लीफ ए के अंदर आपको यहाँ पे आपको मिल रहा है कि आपका पहले था आपका लीफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका यहाँ पे लीफ था. बाद में आपको होगा यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका यहाँ पे आपका लीफ हो गया. तो यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ हुई ग्रोथ इज गोइंग टू बी आर ओवर हियर. तो ग्रोथ जो आपकी यहाँ पे हुई जो ग्रोथ आपकी यहाँ पे हो रही है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ अराउंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की आपको यहाँ पे ग्रोथ होते हुए आपको यहाँ पे मिल गई. ये कहाँ पे हो रही है आपके यहाँ पे लीफ ए के अंदर. सो लीफ ए इज शोइंग माय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ मुझे यहाँ पे होते हुए यहाँ पे मुझे मिल गई है. राइट. सिमिलरली अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ मैंने यहाँ पे लीफ बी को तो लीफ बी में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है. इनिशियल साइज आपका यहाँ पे था आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और बाद में मैंने देखा एक दिन के बाद तो मैंने देखा यहाँ पे वो हो गया आपके यहाँ पे 55 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके यहाँ पे लेंथ आपके यहाँ पे बढ़ चुका है. तो यहाँ पे भी तो सेम ही है. यू विल ऑल्सो फाइंड यहाँ पे भी आपकी ग्रोथ रेट की जो वैल्यू आपके यहाँ पे आएगी दैट इज योर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे. एक दिन में इतना ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है. तो आप देखो लीफ ए को आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रोथ आपके यहाँ पे हो रही है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और लीफ बी के अंदर भी आपका जो ग्रोथ आपको मिलेगा होते हुए आपको यहाँ पे दैट इज ऑल्सो माय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे आपको यहाँ पे ग्रोथ होते हुए आपको यहाँ पे मिल रहा है. तो ये जो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके यहाँ पे जो ग्रोथ आपके यहाँ पे हो रहा है ना इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. सो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे सो यू हैव अ लीफ ए एंड उसके साथ साथ आई हैव अ लीफ बी. सो दोनों के अंदर आपको याद रखना है दैट एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो दोनों के अंदर आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोनों की वैल्यू यहाँ पे आपकी सेम हो जाएगी. दोनों की वैल्यू यहाँ पे आपकी सेम आ रही है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट व्हाट इज माय आरजीआर रिलेटिव ग्रोथ रेट यहाँ पे क्या होगा. तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रिलेटिव ग्रोथ रेट को आप पता कैसे करते हो. सो व्हेन आई हैव टू नो द रिलेटिव ग्रोथ रेट इसको पता करने का एक तरीका है. You have to know what is my absolute growth rate divided by initial size. Divided by your initial size. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे. सो ABR आपके यहाँ पे क्या था. ABR आपके यहाँ पे था लीफ ए के लिए was around my 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एक और चीज यहाँ पे into 100 into your 100. ये 100 इसलिए ताकि हमें परसेंटेज का वैल्यू यहाँ पे मिल जाए. ठीक है. तो आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो आपका आता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इनिशियल साइज आपका यहाँ पे क्या आता है. लेट्स हैव लुक एट द इनिशियल साइज आपका यहाँ पे. तो इनिशियल साइज जो आपका यहाँ पे था आपके लीफ ए का वो था आपके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इनिशियल साइज का यहाँ पे था आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे इनिशियल साइज था. सो आई विल डू इट लाइक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू योर 100. तो मेरा जो आंसर यहाँ पे निकल जाएगा दैट विल माय ये कट गया मेरे यहाँ पे. सो आई विल हैव 100% ग्रोथ या बिल्कुल ये मेरे यहाँ पे डबल हो चुका है आपके एक दिन के अंदर. तो यहाँ पे आपका 100% ग्रोथ आपको मिल जाए. दैट मीन ये पूरा डबल हो चुका है. जो इनिशियल साइज था उससे डबल हो चुका है. तो रिलेटिव ग्रोथ रेट में याद रखना आप इनिशियल साइज को अकाउंट में लेते हो. ड्यूरिंग द रिलेटिव ग्रोथ रेट आई हैव टू टेक इनटू अकाउंट द इनिशियल साइज. सो इनिशियल साइज के बेसिस पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे जो ग्रोथ है आपके यहाँ पे बिल्कुल डबल हो चुका है.
राइट। अब लेकिन जब मैं लीफ बी को यहाँ पे कंपेयर करूंगा, व्हेन आई विल सी द सेम थिंग इन द लीफ बी, तो लीफ बी में यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, आई कैन यूज द सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपकी ग्रोथ रेट तो वहां पे वही है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज आपके यहाँ पे क्या था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल साइज आप यहाँ पे देख लो, इनिशियल साइज आपका यहाँ पे काफी बड़ा आ रहा है यहाँ पे, सो इनिशियल साइज का काफी ज्यादा था आपका यहाँ पे, सो दैट इज गोइंग टू बी योर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 100। तो जब मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, आई विल गेट यहाँ पे जो आपको ग्रोथ मिल रहा है 5 to 10% ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। सो आरजीआर की वैल्यू, रिलेटिव ग्रोथ रेट की वैल्यू आपके यहाँ पे लगाती है। सो लीफ ए के लिए यू हैव द आरजी की वैल्यू इज गोइंग टू बी 100%, और यहाँ पे आपकी जो आरजीआर की वैल्यू आपके यहाँ पे आ रही है, दिस इज फॉर माय लीफ ए, दिस फॉर योर लीफ ए यहाँ पे, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर माय लीफ बी, वैल्यू फॉर माय आरजीआर। सो याद रखना आरजीआर की वैल्यू आपकी डिफर किस लिए करती है, बिकॉज आप यहाँ पे इनिशियल साइज को आप अकाउंट में लेते हो। तो यहाँ दोनों में आपका ग्रोथ रेट तो सेम है, बट क्योंकि आपका इनिशियल साइज आपके यहाँ पे काफी ज्यादा था, तो यहाँ पे आपकी आरजीआर की वैल्यू, रिलेटिव ग्रोथ रेट की वैल्यू आपके यहाँ पे कम आ रही है। सो ओनली 10% ग्रोथ हैज बीन सीन कंपेयर टू माय इनिशियल ग्रोथ। बट क्योंकि आपका लीफ यहाँ पे छोटा था, तो जब आपके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पे आपका ग्रोथ हुआ, सो द रिलेटिव ग्रोथ रेट का वैल्यू आपके यहाँ पे ज्यादा आया, बिकॉज उसने ऑलमोस्ट अपने यहाँ पे डबल कर लिया। सो याद रखना है आपको यहाँ पे दैट आरजीआर वैल्यू इज गोइंग टू चेंज ऑल द टाइम, बट आपकी एजीआर की वैल्यू आपके यहाँ पे सेम रहती है, वो आपकी बदलेगी नहीं। बट द वैल्यू ऑफ आरजीआर इज नोन टू चेंज, बिकॉज यहाँ पे आप अकाउंट में लेते हो अपना यहाँ पे इनिशियल साइज को, आपने इनिशियल साइज को यहाँ पे अकाउंट में लेना है, बिकॉज दैट इज वैल्यू इज गोइंग टू डिफर ऑल द टाइम। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज माय लीफ ए एंड दिस इज माय लीफ बी यहाँ पे। ओके, सो याद रखना व्हाट इज माय एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, एजीआर इज गोइंग टू रिमेन द सेम, आरजीआर इज गोइंग टू चेंज ऑल द टाइम। ये वाली चीज क्लियर है आप सबको यहाँ पे? एजीआर आरजीआर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Remember this thing. This is something you have to learn this. So इतनी बातें आप अभी एनसीईआरटी में से एक बार पढ़ लो. The next thing which you have to do we'll be doing in the next class, because we have to have a look at the condition of growth. ये हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे. ये एक बार इसे खत्म करें. It won't take more than 5 minutes. Let's do this thing quickly. So water is essential and required for the enzymatic activity. Turgidity helps in the growth. So ये आप जानते हो that water is going to be super essential. इसके अगर आपका growth यहाँ पे नहीं हो सकता. Water is also essential जिसकी वजह से आपके enzymes normally काम कर सकें. अगर आपके एंजाइम्स काम नहीं कर रहे देन आपका प्लांट कुछ नहीं कर सकता. सो यू हैव टू नो दैट थिंग. ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रिलीज एनर्जी एंड रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ. आप जानते हो अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन आपका हो नहीं सकता. आपका क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका होना नहीं है. अगर वो होगा नहीं तो आप एनर्जी बना नहीं पाओगे. अगर आपकी एनर्जी बन नहीं रही देन यू विल नेवर फाइंड द ग्रोथ विल हैपन इन दिस. बताइए रूपेंजेल क्या सवाल है आपका, बताइए रूपेंजेल, बोलिए. ये आप सिर्फ हाई फाई दे रहे हो. ऑलराइट, सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर माय रेस्पिरेशन and without that you cannot find a good amount of energy molecule have been found over there. सर यहाँ पर टर्जिडी का क्या मीनिंग है? टर्जिडी का मतलब यहाँ पे ये होता है, फॉर एग्जांपल सी आपके जो प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल जनरली यहाँ पर टर्जिडी का मैं बताता हूँ आपको. यहाँ पे सुन लिया मैंने आपका सवाल. प्लांट सेल में क्या होता है ना, प्लांट सेल जनरली आपके जो होते हैं ना दे आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर. प्लांट सेल आर जनरली कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर. और जब मेरे प्लांट सेल पूरे वाटर से फिल है, दे आर वाटर फिल्ड, दे आर वाटर फिल्ड. अब जब मेरे प्लांट यहाँ पे वाटर फिल्ड होते हैं कंप्लीटली, तो ये पूरे होते हैं आपके यहाँ पे टाइट. टाइट मतलब दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय टर्जिड सेल्स. अब सवाल यहाँ पे आता है कि टर्जिड सेल्स का ग्रोथ से क्या रिलेशन है आपके यहाँ पे. अगर मेरे प्लांट सेल टर्जिड होंगे, इट एक्चुअली हेल्प्स द प्लांट सेल टू इलोंगेट. अगर मेरे प्लांट सेल टर्जिड हो रहे हैं ना, अगर इनके ऊपर वाटर का प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सो याद ना दिस इवेंचुअली हेल्प द प्लांट सेल टू अंडरटेक इलोंगेशन. अगर मेरा वाटर का प्रेशर मेरे वॉल्स पे यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है, तो याद रखना ये इवन हेल्प करता है फॉर माय सेल इलोंगेशन. एंड अगर सेल इलोंगेशन अगर आपके यहाँ पे हो रहा है, देन दैट इटसेल्फ इज एग्जांपल ऑफ माय ग्रोथ यहाँ पे. अब आप ये मत सोचना कि सर पानी की वजह से तो सेल इलोंगेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे. नहीं, ऐसा नहीं होता. सेल इलोंगेशन करने के लिए आपके हार्मोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. सो हार्मोन्स प्लस योर टर्जिड सेल will eventually help the cell to elongate, and that is why we say that you need to have a turgid cell which will help in the growth. यहाँ पे रूपंजेल, मेरी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. ठीक है.
सो याद रखना, दिस इज व्हाई इट इज एसेंशियल, बट याद रखना सिर्फ वाटर या अकेला काम नहीं करता है यहाँ पे, आपके हार्मोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन माय सेल इलॉन्गेशन के अंदर, राइट। एंड टर्जिट सेल एक्चुअली एक वो एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाता है जिससे आप यहाँ पे आपका फिर सेल बड़ा हो पाएगा, राइट। मैक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड एज द एनर्जी सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। सो आपके प्लांट्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं सारे आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, which is been used for my plant growth. So many magnesium, calcium, manganese, ये सारे आपके nutrients को absorb किया जाता है, which is essential for the growth. Optimum temperature range and environmental signals as light and gravity are also going to affect the growth यहाँ पे. Optimum temperature range, environment signals, light, gravity, ये सारे factors आपके influence करते हैं आपके यहाँ पे growth के अंदर. So these are the things you have to know. So these are the few things you should be very clear with in terms of my condition for your growth. इतनी condition अगर आप यहाँ पे follow कर रहे हो, then you will find the growth will be seen happening over there very अच्छे से आपके यहाँ पे ग्रोथ होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाती है। So these are the few things you should be very much clear with, ठीक है। तो यहाँ तक अभी से हम यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विल कंप्लीट माय दिस टर्म डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड योर रीडिफरेंशिएशन, एंड इसके साथ विल कंप्लीट द डेवलपमेंट वाला पार्ट, दिस वन टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट व्हिच यू हैव टू डू। एक बार हमने वो कर लिया, देन विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, यहाँ से हम निकाल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विल सॉल्व सम हाइब्रिड क्वेश्चंस, मतलब यहाँ से भी निकालेंगे और बाकी के प्लांट फिजियो का आखिरी चैप्टर है। सो प्लांट फिजियो के अंदर और भी जो हमने यहाँ पे कवर किया उसके भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन विल रैप अप द कंप्लीट यूनिट इटसेल्फ, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद माय एनुअल फिजियो। सो बेसिकली इन द नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद माय एनुअल फिजियोलॉजी, हम वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमारा ब्रीदिंग वाला चैप्टर हम हमारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑलराइट पीपल, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपके पास अभी कोई सवाल है then please go ahead and ask. If you have no question, then you can drop off, have some break so that you can come back for the next class. Yeah. Okay, now let me have a look if anyone has any questions. Good night, sir. Good night, Rishi, good night. Yeah, good night, Pallavi, good night. Thank you, sir. Good. Thank you, sir. Yeah, bye, good night. Good night, sir. Good night, beta, good night. Good night, sir. Very well, chalo. Yeah, bye, good night. If you have no questions, then chalo, let's wrap this up. Bye everyone, bye, good night. What is hypotonic cell? Hypotonic cell बेटा वो होता है which is a dilute cell, मतलब अगर आपके एक सेल के अंदर पानी है और मिनरल्स का अमाउंट वहां पे कम है, so it has more amount of water and less amount of minerals वहां पे, then such cell over there is called as my hypotonic cells. When you have more amount of water and less amount of mineral content वहां पे आपके पानी के अंदर, या solutes अगर आपके यहाँ पे कम है, then that is called as my hypotonic cell वहां पे। अगर आपके सेल के अंदर पानी है और solute ज्यादा है, then that cell is called as my hypertonic cell. फ्लैसिड मतलब सेल में से पानी निकल गया, अगर सेल में से पानी निकल गया, then सेल आपका पूरा सिकुड़ जाएगा, that cell is going to be called as my flaccid cell. क्या क्लोरोफिल प्लांट को कलर देते हैं? हाँ बेटा, क्लोरोफिल आपके प्लांट को कलर देते हैं। बेसिकली आपको जो ग्रीन कलर आपका हो रहा है लीव्स का, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, राइट। बट अगर आप बात करते हो फ्रूट के अंदर या फ्लावर के अंदर जो कलर आ रहा होता है, दैट इज समथिंग गिवन बाय माय क्रोमोप्लास्ट, वो आपका क्रोमोप्लास्ट की मदद से आ रहा होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लीव्स, यस, क्लोरोफिल विल हैव अ इंपैक्ट ऑन गिविंग द पिगमेंट्स। हाँ बेटा, रेड एल्गे में भी आपको क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरोफिल ए, डी, पाइकोरेथ्रिन आर द क्लोरोफिल पिगमेंट आई विल फाइंड इन द रेड एल्गे, ठीक है। 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, हाँ वो रेड लाइट ही होती है नागेश, दैट्स रेड लाइट। 680 700 इज अ रेड लाइट, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेड लाइट, फार रेड लाइट के अंदर।